नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और दुखद मामले पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक परिवार के लिए एक भयानक त्राजेडी से शुरू हुई और फिर भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची। सोचिए, सिर्फ कुछ घंटों के अंदर एक माँ और उनके नवजात शिशु दोनों की मृत्यु हो जाती है। हमारे पास इस केस में सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट है, सिविल अपील संख्या 1662/2016। और आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं दोहराएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे समझने की कि कोर्ट ने क्या सोचा, क्या कानूनी नुक्ते थे, मेडिकल सवाल क्या थे, शिकायत क्या थी असल में, नीचे की जो कंज्यूमर कोर्ट्स थी उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, मेडिकल एक्सपर्ट्स की क्या राय थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट वो किस नतीजे पर पहुंची। तो चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, ये मामला जो है ये मेडिकल नेग्लिजेंस यानी चिकित्सा लापरवाही के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है। एक डॉक्टर और एक नर्सिंग होम पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे और ये केस, जैसा आपने कहा, स्टेट कंज्यूमर फोरम से शुरू हुआ, फिर नेशनल फोरम गया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक। ये अपने आप में दिखाता है कि मामला कितना जटिल था, कितने अहम कानूनी और मेडिकल सवाल इसमें शामिल थे। यहाँ हमें वो देखने को मिलता है, वो विज्ञान और कानून के बीच का एक महीन सा संतुलन। एक तरफ मानवीय दुख है, दूसरी तरफ सबूत है, प्रक्रिया है। तो कहानी शुरू हुई है मनमीत सिंह मत्तेवाल जी से। उन्होंने अपनी 32 साल की पत्नी चरणप्रीत कौर, जो कि एक बैंक मैनेजर या लेक्चरर थी, और अपने नवजात बेटे दोनों को खो दिया। ये बात है 22 दिसंबर 2005 की। चरणप्रीत कौर की डिलीवरी हुई चंडीगढ़ के दीप नर्सिंग होम में। डॉक्टर थी डॉक्टर श्रीमती कमरजीत कोचर, एक जानी मानी प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ। बच्चे का जन्म हुआ सुबह करीब 2:40 पर, लेकिन जन्म के आप कहिए फौरन बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। और फिर कुछ ही घंटों के अंदर सुबह लगभग 5:30 बजे माँ को, चरणप्रीत कौर को, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई, जिसे मेडिकली एटॉनिक पोस्टपार्टम हेमरेज या पीपीएच कहते हैं। हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआई ले जाया गया, पर वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा कि उन्हें मृत लाया गया था। एक ही रात में दोहरा दुख, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इस भयानक हादसे के बाद मनमीत सिंह मत्तेवाल ने इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाया। उन्होंने स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन SCDRC चंडीगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। उनके आरोप क्या थे? पहला, कि नर्सिंग होम इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं था, इनएडिक्वेट एंड इल इक्विप्ड था जैसा कहा गया, जरूरी सामान सुविधाएं नहीं थी। दूसरा एक आरोप ये भी था कि बच्चे की मौत की खबर मां को दे दी गई, जिससे वो शॉक में चली गई और ब्लीडिंग शुरू हो गई। हालांकि ये बात बाद में साबित नहीं हो पाई। तीसरा, और ये बहुत अहम पॉइंट था शायद, कि जब खून चढ़ाने की जरूरत पड़ी तो नर्सिंग होम में खून था ही नहीं और उसका इंतजाम करने में बहुत देर हुई, कीमती वक्त निकल गया। चौथा, मरीज को पीजीआई ले जाने में लापरवाही हुई, एम्बुलेंस ठीक नहीं थी, कोई डॉक्टर साथ नहीं गया, रेफरल पेपर्स भी नहीं दिए। और एक आरोप ये भी था कि अपने बचाव के लिए इलाज के जो रिकॉर्ड्स थे उनमें बाद में हेर फेर की गई। उन्होंने 9.5 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा मांगा था। हाँ, और दूसरी तरफ जो बचाव पक्ष था यानी डॉक्टर कमरजीत कोचर और दीप नर्सिंग होम, उन्होंने जाहिर है इन सभी आरोपों को पूरी तरह से नकारा। उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि चरणप्रीत कौर को एटॉनिक पीपीएच हुआ था। देखिए, ये एक जानी मानी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, गंभीर होती है और कई बार बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसमें होता क्या है कि बच्चे के जन्म के बाद यूट्रस ठीक से सिकुड़ता नहीं है और उससे बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होने लगती है। उनका दावा था कि उन्होंने जो भी स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हर मुमकिन इलाज किया, पर बदकिस्मती से मरीज की हालत सुधरी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर कोचर खुद एक अनुभवी डॉक्टर है और नर्सिंग होम भी वेल इक्विप्ड था। बल्कि नर्सिंग होम के जो संचालक थे डॉक्टर GS कोचर, वो डॉक्टर कमरजीत कोचर के पति भी हैं और वो खुद एक बहुत सीनियर एनेस्थेटिस्ट थे। बचाव पक्ष ने एक और बात उठाई थी कि मरीज ने शायद अपनी पिछली मेडिकल हिस्ट्री या जो पहली डिलीवरी थी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। बताया गया कि पहली डिलीवरी में भी कुछ दिक्कतें थी और पहला बच्चा ऑटिस्टिक था। उनका कहना था कि अगर ये सब पहले पता होता तो शायद वो केस लेते ही नहीं या फिर और ज्यादा एहतियात बरतते। लेकिन ये जानकारी देना या न देना, ये किसकी जिम्मेदारी थी? डॉक्टर की पूछने की या मरीज की बताने की? ये सवाल अक्सर ऐसे केसेस में उठता है ना? केस बेसिस पर ही तय होता है। लेकिन खैर,
बचाव पक्ष ने यह भी साफ किया कि डिलीवरी के टाइम एक क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आरपी बंसल वहां मौजूद थे। उन्होंने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो सके। और उन्होंने इस बात से भी साफ इनकार किया कि मां को बच्चे की मौत के बारे में बताया गया था। कहा कि सिर्फ रिश्तेदारों को इन्फॉर्म किया गया था। जहां तक खून में देरी का सवाल है, उनका कहना था कि जैसे ही ब्लीडिंग सीरियस हुई, करीब 3:15 बजे सुबह खून का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया था और ट्रांसफ्यूजन 4:15 बजे शुरू हो गया था। मतलब इंतजाम में करीब 1 घंटा लगा। इस बीच उन्होंने दूसरे एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया था। एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और एक जनरल सर्जन भी वहां आ गए थे। और पीजीआई ले जाने का जो फैसला था, उस पर उनका कहना था कि वहां यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन की फैसिलिटी थी। ये एक स्पेशल प्रोसीजर होता है ब्लीडिंग रोकने का, और वो उस वक्त शायद पूरे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ पीजीआई में ही उपलब्ध था। तो मरीज को एम्बुलेंस में भेजा गया, साथ में 2 नर्सें थीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा था, ऑक्सीजन भी दी जा रही थी एम्बू बैग से, और डॉक्टर जीएस कोचर जो एनेस्थेटिस्ट हैं, वो अपनी गाड़ी में एम्बुलेंस के आगे आगे गए थे ताकि पीजीआई में पहुंचने से पहले सारी तैयारी करवा सकें। और एक बहुत जरूरी बात जो बचाव पक्ष ने कही कि शिकायतकर्ता के कहने पर ही घटना के फौरन बाद एक मेडिकल बोर्ड बैठा था और उस बोर्ड ने अपनी जांच में कहा था कि कोई मेडिकल लापरवाही नहीं हुई है। अच्छा, तो ये था बचाव पक्ष का वर्जन। अब देखते हैं अदालतों ने क्या कहा। सबसे पहले स्टेट कमीशन SCDRC ने 31 जनवरी 2007 को फैसला सुनाया और उन्होंने डॉक्टर और नर्सिंग होम दोनों को नेग्लिजेंस का दोषी पाया। उनका मेन तर्क ये था कि डिलीवरी के टाइम मरीज का ब्लड ग्रुप कंफर्म नहीं किया गया और इमरजेंसी के लिए पहले से खून का इंतजाम नहीं रखा गया था। ये एक बड़ी चूक मानी उन्होंने। कमीशन ने माना कि खून मंगाने और क्रॉस मैच करने में करीब 2 घंटे लग गए और इसी देरी की वजह से मरीज की जान गई। कमीशन ने डॉक्टर जीएस कोचर के एम्बुलेंस में साथ ना जाने पर भी सवाल उठाए और पीजीआई में उनकी मौजूदगी पर भी शक जताया। यहां तक कह दिया कि मरीज को मृत हालत में पीजीआई में डंप कर दिया गया था और जो पहला मेडिकल बोर्ड था उसकी रिपोर्ट को भी कमीशन ने बिना कोई खास कारण बताए खारिज कर दिया और 20,26,000 रुपए का मुआवजा देने का ऑर्डर दिया। यहां तक तो लग रहा था कि मामला शिकायतकर्ता के फेवर में जा रहा है, पर फिर केस पहुंचा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन NCDRC और यहां आया एक बहुत बड़ा यू टर्न कह सकते हैं। 9 मई 2012 को NCDRC ने फैसला सुनाया। उन्होंने डॉक्टर, नर्सिंग होम और इंश्योरेंस कंपनी की अपीलें खारिज तो की, लेकिन जो फैसले का आधार था और नतीजा वो बिल्कुल बदल दिया। सबसे पहली बात, NCDRC ने नर्सिंग होम को तो पूरी तरह से बरी कर दिया। कहा कि नर्सिंग होम की कोई गलती नहीं थी। सारी लायबिलिटी वो पूरे 20,26,000 रुपए मुआवजे की अकेले डॉक्टर कंवरजीत कोचर पर डाल दी। लेकिन रुकिए, सबसे अजीब बात यह थी, NCDRC ने माना कि डिलीवरी के दौरान बच्चे की केयर में और डिलीवरी के बाद जो PPH हुआ उसके मैनेजमेंट में डॉक्टर की कोई लापरवाही नहीं थी। तो फिर डॉक्टर कोचर दोषी क्यों? NCDRC ने उन्हें दोषी पाया एंटीनेटल केयर में लापरवाही के लिए, मतलब डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी के दौरान जो रेगुलर चेकअप और केयर होती है उसमें। कमीशन का मानना था कि डॉक्टर को मरीज की कुछ जरूरी खून की जांचें और हार्ट से रिलेटेड जांचें करवानी चाहिए थी और उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया। ये बिल्कुल एक नया ग्राउंड था जो स्टेट कमीशन के फैसले से एकदम अलग था। हाँ, ये वाकई में बहुत अजीब सिचुएशन थी। मतलब नेशनल कमीशन एक तरह से स्टेट कमीशन के फाइंडिंग्स को गलत कह रहा है कि डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी केयर में नेग्लिजेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर को दोषी ठहरा रहा है, पर एक बिल्कुल नए आधार पर जो पहले शायद इतना डिस्कस ही नहीं हुआ था। NCDRC ने अपने फैसले में उन 5 मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया और ये रिपोर्ट्स क्या की थी कि डिलीवरी या पोस्ट डिलीवरी मैनेजमेंट में कोई ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस यानी घोर लापरवाही नहीं पाई गई। ये ग्रॉस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ मेडिकल फील्ड में माना जाता है कि हर गलती या एरर ऑफ जजमेंट नेग्लिजेंस नहीं होती। नेग्लिजेंस तब होती है जब डॉक्टर ने केयर के जो स्थापित स्टैंडर्ड्स हैं उनका बहुत बुरी तरह से उल्लंघन किया हो। और एक और अजीब सी बात ये थी कि NCDRC ने इस केस में फैसला रिजर्व किया था 27 जुलाई 2010 को और सुनाया कब? लगभग 2 साल बाद, 9 मई 2012 को। खैर, इस फैसले के बाद मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर आने से पहले उन मेडिकल बोर्ड्स का रोल समझना जरूरी है। जैसा हमने कहा, ये बोर्ड शिकायतकर्ता की अलग अलग कंप्लेंट्स के बाद ही सरकार ने बनाए थे। जनवरी 2006 से अगस्त 2006 के बीच कुल 5 रिपोर्ट्स आईं और इन बोर्ड्स में कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं थे। चंडीगढ़ के जो सरकारी मेडिकल कॉलेज और बड़े अस्पताल हैं, उनके सीनियर अनुभवी डॉक्टर्स थे।
मतलब गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, सर्जरी, पैथोलॉजी, इन सब डिपार्टमेंट्स के हेड्स शामिल थे। और कमाल की बात यह कि लगभग सभी रिपोर्ट्स का निचोड़ एक ही था कि जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और जो हालात बताए गए हैं, उनको देखते हुए मां और बच्चे के इलाज में डॉक्टरों की तरफ से कोई ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस नजर नहीं आती। रिपोर्ट्स में साफ लिखा था कि पीपीएच डिलीवरी की एक नोन कॉम्प्लिकेशन है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एडवांस में खून रखना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, और जो ट्रीटमेंट डॉक्टर कोचर ने दिया वो ऐसी सिचुएशन में रिकमेंडेड ट्रीटमेंट ही था। हाँ, एक रिपोर्ट ने यह जरूर मेंशन किया कि अगर मरीज को पहले से एनीमिया यानी खून की कमी हो या कोई हार्ट प्रॉब्लम हो तो पीपीएच ज्यादा जानलेवा हो सकता है, पर रिकॉर्ड से ये क्लियर नहीं था कि चरणप्रीत कौर के साथ ऐसा कुछ था। तो मतलब एक तरफ निचली अदालतों के अलग अलग फैसले थे और दूसरी तरफ मेडिकल एक्सपर्ट्स की लगभग एक जैसी राय कि कोई घोर लापरवाही नहीं हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो एक प्रोसीजरल पॉइंट पर बात की। उन्होंने कहा कि भाई एनसीडीआरसी के ऑर्डर के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लाना शायद टेक्निकली सही रास्ता नहीं है। इसके लिए पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था आर्टिकल 226 में, लेकिन क्योंकि केस को 12 साल से ज्यादा हो गए थे तो कोर्ट ने कहा कि चलो हम इसे मेरिट्स पर सुनेंगे, मतलब केस के तथ्यों और कानून के आधार पर फैसला करेंगे। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीडीआरसी के फैसले में वो बड़ी खामी पकड़ी जिसकी हम बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एनसीडीआरसी ने डॉक्टर कोचर को उस बात के लिए दोषी ठहरा दिया, यानी एंटीनेटल केयर में लापरवाही, जिसका इल्जाम शिकायतकर्ता ने अपनी ओरिजिनल कंप्लेंट में लगाया ही नहीं था। शिकायत तो पूरी तरह से डिलीवरी और उसके बाद क्या हुआ उस पर फोकस थी। ये कानूनी तौर पर इतना जरूरी क्यों होता है? मतलब अदालतें सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर फैसला क्यों दे सकती हैं जो पार्टीज ने उठाए हों? हाँ देखिए, ये कानून का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। इसे कहते हैं प्लीडिंग्स का सिद्धांत। प्लीडिंग्स मतलब वो सारे लिखित दावे और जवाब जो केस के दोनों पक्ष कोर्ट में फाइल करते हैं। कानून ये कहता है कि कोर्ट का फैसला इन्हीं प्लीडिंग्स के दायरे में होना चाहिए। आप किसी पर आरोप ए लगा रहे हैं और कोर्ट उसे सजा दे दे आरोप बी के लिए, जिसके बारे में न तो आपने कहा न उसे अपना बचाव करने का मौका मिला। ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई पुराने फैसलों का हवाला दिया, जैसे ट्रोजन एंड कंपनी, रामस्वरूप गुप्ता, एवीजीपी चेटियर एंड सन्स, और यही बात दोहराई। इसका मकसद ही यही होता है कि दोनों पार्टियों को फेयर चांस मिले, उन्हें पता हो कि उनके खिलाफ क्या केस है, ताकि वो अपना जवाब तैयार कर सकें। एनसीडीआरसी ने एक ऐसा मुद्दा उठा लिया जो शिकायतकर्ता ने रेज ही नहीं किया था, तो ये अपने जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने जैसा था। सोचिए, अगर आप पर चोरी का इल्जाम लगे और कोर्ट आपको धोखाधड़ी के लिए सजा सुना दे बिना उस पर सुनवाई किए, ये तो नाइंसाफी होगी। एनसीडीआरसी ने कुछ ऐसा ही किया इस केस में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल नेग्लिजेंस के मामलों पर अपने जो स्थापित सिद्धांत हैं उन्हें फिर से रेखांकित किया, जैसे जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और मार्टिन एफ डिसूजा वर्सेस मोहम्मद इशफाक जैसे बड़े केसेस में कहा गया है। क्या सिद्धांत है कि सिर्फ इसलिए कि इलाज फेल हो गया या मरीज की दुखद मृत्यु हो गई, आप सीधे सीधे डॉक्टर को नेग्लिजेंट नहीं कह सकते। नेग्लिजेंस साबित करने के लिए आपको पक्के सबूत चाहिए। यह दिखाना होगा कि डॉक्टर ने उस स्टैंडर्ड की केयर नहीं दी जो उस सिचुएशन में कोई भी ठीक ठाक काबिल डॉक्टर देता। और अदालतों को, जो खुद मेडिकल एक्सपर्ट्स नहीं हैं, उन्हें मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय का सम्मान करना चाहिए, उसे बेवजह खारिज नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब कई सारे एक्सपर्ट्स की कमेटी एक ही नतीजे पर पहुंच रही हो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निष्कर्ष क्या निकला इसमें? अदालत ने कहा कि देखिए, जब एनसीडीआरसी ने खुद ही मान लिया कि डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी मैनेजमेंट में कोई लापरवाही नहीं थी और यही तो ओरिजिनल कंप्लेंट का मेन आधार था, तो फिर शिकायत में दम ही कहां बचा। और ऊपर से 5 मेडिकल बोर्ड्स जो बने भी शिकायतकर्ता के कहने पर ही थे, वो सब भी कह रहे थे कि कोई ग्रोस नेग्लिजेंस नहीं थी। तो ऐसे में एनसीडीआरसी का अचानक से ये एंटीनेटल केयर वाला नया पॉइंट निकालकर डॉक्टर को दोषी ठहराना, ये कानूनी तौर पर सही नहीं है। इट वॉज अनसस्टेनेबल। और अंतिम फैसला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर कोचर और दीप नर्सिंग होम की अपील मंजूर कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि एनसीडीआरसी और एससीडीआरसी के जो आदेश थे जिनमें उन्हें दोषी पाया गया था और मुआवजा देने को कहा गया था, वो सब रद्द कर दिए गए। ओरिजिनल कंप्लेंट ही खारिज हो गई। मतलब कानूनी तौर पर डॉक्टर कोचर और नर्सिंग होम इस मामले में लापरवाही के दोषी नहीं पाए गए। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि केस चलने के दौरान एक अंतरिम आदेश के तहत मनमीत सिंह
मत्तेवाल को जो 10 लाख रुपए मिले थे वो उन्हें डॉक्टर कोचर, डॉक्टर GS कोचर और इंश्योरेंस कंपनी को वापस करने होंगे 1 लाख रुपए प्रति माह की किश्तों में। ये केस वाकई हमें कई जरूरी बातें सिखाता है। पहली, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि लीगल केस में आपकी शुरुआती शिकायत, आपकी प्लीडिंग्स कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। कोर्ट उसी केस पर फैसला देगा जो आपने बनाया है। कोर्ट खुद से आपके लिए नया केस नहीं बना सकता। दूसरी बात ये दिखाता है कि मेडिकल नेग्लिजेंस साबित करना कितना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हर दुखद नतीजा, हर मौत लापरवाही नहीं होती। मेडिसिन में बहुत सी अनिश्चितताएं हैं, अप्रत्याशित कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और तीसरा, ये अदालतों और मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के बीच जो बैलेंस है उसकी जरूरत को भी हाईलाइट करता है। अदालतों को एक्सपर्ट ओपिनियन की इज्जत करनी चाहिए, हालांकि फाइनल फैसला बेशक कानून और सबूतों के आधार पर कोर्ट का ही होता है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? ये मामला हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो एक तरफ जो व्यक्तिगत त्रासदी है, गहरा दुख है, और दूसरी तरफ जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, सबूतों की जरूरत है, इनको कैसे बैलेंस करता है। जब कई एक्सपर्ट पैनल कह रहे हो कि कोई गलती नहीं हुई और निचली अदालतें अलग सोच रही हो, तो न्याय का सही रास्ता क्या है? ये उन चुनौतियों को भी दिखाता है जिनका सामना मरीज और डॉक्टर दोनों करते हैं, जानकारी शेयर करने में, सहमति लेने में, और खासकर जब हालात तेजी से बिगड़ रहे हो उस वक्त फैसले लेने में, जब किसी की जान दांव पर लगी हो। शायद ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें आगे भी सोचने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां कम हो और न्याय की प्रक्रिया और भी बेहतर हो सके।